अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में चंद अनासर ऐसे भी हैं कि जिनके साथ कोई अगर अच्छा करे तो उसका भी जवाब वो बुरा ही देते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर की रिहायशी शख्स के साथ एबटाबाद में, जिसने अपने दोस्त के कारोबार में लाखों रुपए इन्वेस्ट किया और उसके बाद कई सालों तक वो शख्स गायब रहा और अपने दोस्त को उसके ना पैसे वापस किए ना उसका कोई मुनाफा दिया। फिर अचानक कहीं पर उस शख्स की दोबारा मुलाकात होती है और दोबारा से अपने दोस्त को ये लालच देता है कि तुम्हारे पैसे मैं वापस कर दूंगा तो मेरे साथ दोबारा कारोबार शुरू कर लो। और फिर एक दिन एबटाबाद बुलाकर उस शख्स को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है मकतूल के घर। ये जो मकतूल हैं इन्होंने अपना ही पैसा वापस लेना था। इनके साथ कोई कारोबार करने वाले शराकतदार लोग मौजूद थे और उनसे ही इन्होंने पैसा लेना था। वो पैसा लेने के लिए जब वहाँ जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी वापसी नहीं होती। क्या उसके बाद होता है, क्या मामलात हैं, कब से ये सिलसिला है, मुबैना तौर पर उनको क्यों और किसने कत्ल किया, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है कि इतनी भयानक खबर आप लोगों को मिली सुनने को और इतना बड़ा जुल्म हुआ आपके शोहर के साथ। मामला है क्या, किन लोगों के साथ शराकतदारी थी, क्या मामला था, क्या हुआ? बेटे ये फ़ारूक हैं, फ़ारूक भाई मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करते हैं। तो ये कराची में मेरे मियाँ को मिले थे। मेरे मियाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट का और जेम स्टोन का काम करते थे। तो 5-6 साल, बल्कि 7वां साल है, 5-6 साल पहले उन्होंने कहा था कि आपके पास पैसे हैं, आप इधर से सामान लेके जाते हो, उधर करते हो, तो आप थोड़ा जो भी पैसा है मेरे साथ शैटरिंग में इन्वेस्ट करो, मैं उसका प्रॉफिट आपको देता रहूँगा। तो उसने 20-25 लाख था या 30 लाख में भी, मुझे मुकम्मल अमाउंट का नहीं पता, लेकिन इतने ही पैसे मेरे मियाँ ने उसके शराकतदारी में शैटरिंग के सामान वगैरह ख़रीदने में लगाए। तो उसने कहा कि मैं आज से 5-7 साल पहले की बात है। फिर वो 6 साल के लिए फिर हम लोग कराची से लाहौर आ गए। इनके पापा आते जाते रहते थे। कराची से पेशावर तक उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट का और जेम स्टोन का काम था। जब वो कराची गए तो वो उसे मिला ही, मुबशर को मिले ही नहीं। तो वो मैंने पूछना कि वो जो फ़ारूक भाजन से काम किया था, कहते वो गुम गया, कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे उसका। मैं इन्वेस्टिगेशन, हाँ जी, मुबशर हुसैन। तो कहने लगे वो कहीं मिल ही नहीं रहा, जब मुझे मिलेगा तो वो कहीं नहीं जाता, पाकिस्तान में ही है ना, चला भी जाएगा कहीं तो मुझे पैसों का मेरा फ़िक्र नहीं है, मेरे पैसे हैं मुझे मिल जाएंगे। फिर वो अपना और ये जेम स्टोन का काम करते रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम लोग इधर अपने घर में मामलात में इंसान ज़िंदगी के लग जाता है। फिर जुलाई 23 में 8 जुलाई को हम लोग इस्लामाबाद गए। मेरे बेटे के दोस्त की शादी थी। शादी में हम वहाँ गए, इनके पापा भी गए, मैं अपने बच्चों के साथ गई। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ उनको कोई दोस्त मिला उनका। तो वो कहने लगा कि फ़ारूक मरी में उसने बहुत बड़ा कोई कंपनी है, बहुत बड़ा उसने ठेका लिया हुआ है, तो आपको मतलूब था फ़ारूक तो वहाँ है। फिर हम शादी 20-25 लाख रुपया जो बिजनेस में लगवाया था ये फ़ारूक नामी शख्स ने लगवाया? हाँ जी ठीक है। तो मेरे मियाँ जो हैं उन्होंने हमें वहाँ से बच्चों के साथ, मुझे और मेरे बच्चों को हमें भेज दिया। तो वहाँ से वो मरी चले गए। तो कहने लगे मैं अब इससे पैसे लेके ही घर आऊँगा। ये जुलाई की बात है, 8 जुलाई की। 10 जुलाई को 11 जुलाई को वो वहाँ उसके पास चले गए। तो टिकट उनकी हुई भी थी, लेकिन कहते हैं आप लोग जाओ लाहौर, में आ जाऊँगा 4-5 दिन में उससे बातचीत करके। तो वो हम लाहौर आ गए, लेकिन वो जुलाई में वो पूरे 8 जुलाई से लेके अगस्त तक वो नहीं आए घर ना, 1 महीना हो गया। तो मैं फ़ोन पे मुसलसल हमारा रब्ता था, कभी नहीं भी रब्ता होना, तो मुझे बड़े परेशान लगे। तो मैंने कहा मुबशर अगर नहीं फ़ारूक भाजन मिले, फ़ारूक भाजन से भी मेरी बात उन्होंने करवाई। कहने लगे बाजी मेरा यहाँ बड़ा अच्छा काम लगा हुआ है, तो मैं इसको इंशाल्लाह पैसे दे के ही भेजूँगा। मुझे आपके घर का मामलात का पता चला है कि बड़े परेशान कुन हैं, बच्चे बेरोज़गार हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ तावन करूँगा। मैंने कहा चलें भाजन, जो लेना देना है वो आपका भाइयों का है, लेकिन इस वक्त ये समझें कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, आप हमें जो भी हमारे साथ करेंगे तो बेशक हमारे अपने पैसे, मगर इस वक्त हमें दे दें। कहने लगे इंशाल्लाह बाजी मैं दे दूँगा। फिर इनके पापा ने फ़ोन 1-2 दिन करना, कभी नहीं करना। तो मैंने कहना क्या बात है,
आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं लग रही। कहते मेरे मैदे में बड़ी प्रॉब्लम है ना। रावलपिंडी भी इसी शख्स को फारूक को मिलने गए? नहीं, रावलपिंडी तो हम लोग फिर रावलपिंडी रुक जाते थे ना, वहाँ मेरी एक जानने वाली हमारे रहते हैं, उनका घर है फजल टाउन में। मैं उनके घर रुक जाना, इन्होंने मरी से होके आ जाना। तो फिर कहते वहाँ मैं इतने बंदों में तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ, खबरदार अब उधर नहीं जाना। तो ये फिर वहाँ से होके आ जाते थे, फिर हम आ जाते थे घर। 2-3 दफ़ा गए तो उन्होंने लारे शारे लगाए, 2-3 दिन हमें वहाँ रखा, लेकिन फ़ारूक भाईजान फिर नहीं मिलते थे। तो फिर ये एक 10-15-20 दिन महीना घर रहे हैं। मेरे छोटे बेटे की शादी थी, हमने ऐसे ही बस 4 बंदों में एक फ़र्ज़ पूरा किया है। हालात इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन हमने घर में ही यानी कि छोटा सा एक प्रोग्राम करके तो बच्चे को निकाह करके घर ले आए बच्ची को। 25 को उसकी बारात थी। 26 जून को ना फ़ारूक भाईजान के सुबह से फ़ोन आ रहे थे कि यार आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो मैं गुस्से होने लगी, मैंने कहा आप कल चले जाना। कहते नहीं, मुझे अब 7 साल के बाद तो ये मौका मिला है। ये फ़ोन क्या कर रहा था, आगे पैसे ले जाओ? हाँ जी, आ जाओ यहाँ, वो नुमान के साथ आपकी मीटिंग करवानी है, तो नुमान के पास हैं पैसे, या नुमान ने और मैंने आपको पैसे देने हैं। अच्छा, आप आ जाओ। ठीक है। रात के यानी कि 26 नवंबर को घर से रात को 2-3 बजे ये निकले हैं। जैसे वलीमा था 25 को, वो था इस घर में ही हमने प्रोग्राम किया, सब बैठे हुए हैं। 1-2 लोग 25 नवंबर की जो भी, हाँ जी 23 को, हाँ जी 23 सन 2023 को। तो 25-26 की रात को कहते हैं मैंने रात को 12 बजे जाना है। 12 से फिर वो देर हो गई, सारे वो रस्में वगैरह करते रहे। तो कहने लगे अब 2 बज गए, गुस्सा होने लगे कि मुझे फ़ारूक के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा आधी रात को आप कहाँ जा रहे हैं, अभी आप ना जाएं, आप सुबह चले जाएं। कहते नहीं मेरा शनाख्ती कार्ड दो जल्दी से, कपड़े मेरे डाल के बैग में। तो कहते नहीं मुझे साथ, मेरी छोटी बहन आई हुई थी, उसने कहा भाईजान अब इतनी रात को ना निकलें, आप सुबह सुबह चले जाएं 6 बजे ना। कहने लगे नहीं मुझे 7 साल बाद तो ये मौका मिला है उस बंदे से मिलने का, अब वो मुझे टाइम दे रहा है तो मैं ना जाऊँ तो फिर टाइम गुजर जाएगा। तो अल्लाह करे कि पैसे मिल जाएँ, आप सब लोग दुआ करो। तो यहाँ से खुदा हाफिज़ करके ऐसे सबको गए। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको रोकती रही, लेकिन वो कहने लगे नहीं मैंने अपने बच्चों के लिए अब कुछ करना है, हालात बहुत ही टेंशन वाले हैं। 31 दिसंबर को रात 11:30 पौने 12 बजे मेरे बेटे से उनकी बात हुई है कि मैं यानी कि एबटाबाद पहुंचा हूँ अभी, तो अभी नुमान के साथ मैं इधर हूँ, तो इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे, सुबह सारे कर्जे अदा हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र हो जाओ। बड़े खनक सी आवाज़, कहता पापा बड़े पुरजोश, हाँ बेटा क्या हाल है, आप ठीक हो? इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा सुबह तक। और सुबह कहना अपनी अम्मी को कि सुबह मैं आ जाऊँगा। उसके बाद बेटे 12:15 बजे हमने फ़ोन किया है दोबारा कि उनको जैसे नया साल शुरू हुआ है तो उनको विशेस बेस्ट विशेस के साथ हम उनको मिले, तो उनका फ़ोन बंद है। थोड़ी देर बाद फ़ोन बंद हो गया उनका? जी। अच्छा। फिर उनका फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। मैं रात को काफ़ी दफ़ा मैंने उनको फ़ोन किया, बच्चे यहाँ जागते रहे। मैं फिर अपने बेटे से पूछने लगी कि कहता मम्मा अभी मेरी पापा से बात हुई है, हो सकता है वो एबटाबाद गए हों तो कोई बैटरी का इशू हो, उनका फ़ोन बंद हो गया हो। तो आप बेफिक्र हो जाएं, पापा खैरियत से हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। तो सुबह 4 बजे की मैं उठ के फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, अल्लाह से दुआएं करती रही। मैं तस्बीह पढ़ रही थी कि 9:15 या 9:30 का टाइम था कि फ़ारूक भाईजान का फ़ोन आया। मैं इस परेशानी में थी कि मेरे पास तो कोई नंबर भी नहीं है इन भाईजान वगैरह का, कि बच्चों से ही बात होती है, इन्हीं के नंबरों पे फ़ोन आते हैं। तो मेरे फ़ोन पे नंबर पे फ़ोन आया उनका, तो कहते हैं कि बाजी फ़ारूक रात से मुबशर का नंबर बंद है। मैंने कहा हाँ जी भाईजान नंबर बंद है, तो बताएं मुबशर किधर है, खैरियत है? कहने लगे वो खैरियत तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नुमान के साथ पिंडी से ना रात एबटाबाद गया है। अच्छा। तो मैंने कहा एबटाबाद गया तो आपको तो पता है ना एबटाबाद गया, तो नुमान कौन है, खैरियत तो है ना? कहते मैं आपको नुमान का नंबर भेज रहा हूँ, आप नुमान से बोलो कि मेरा मियाँ किधर है, मेरे मियाँ को फ़ौरन मेरा रब्ता करवाओ, नहीं तो मैं तेरे ख़िलाफ़ ना अगवा बराए तवान का पर्चा करवा दूँगी। अच्छा। फ़ारूक भाईजान ने मुझे कन्वेंस किया। तो मैंने कहा कि भाईजान एकदम से मैं कैसे कह दूँ, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, ना कभी मिली हूँ फ़ारूक का। कहते नहीं तू मेरी बहन ऐसे कर, तू इसको धमकी लगाना। मैं इधर आई हूँ, मेरा ये बेटा सोया, मैं इधर आई हूँ, इधर मेरा ये बेटा सोया। कल तो वो था हैप्पी न्यू ईयर, ऊपर गई हूँ, वो वाला बेटा भी सोया। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसने मुझे नंबर सेंड किया, मैंने कागज़ पे लिखा, फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया। मैंने कहा कौन नुमान बोल रहे हो? उसने कहा हाँ जी बाजी। मैंने कहा बेटे वो मेरा मुबशर साहब किधर है? मैंने कहा मुबशर का फ़ोन रात से बंद है। कहता बाजी मैं तो इधर एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हूँ, मेरे चाचा को हार्ट अटैक आया है।
अच्छा, तो मुझे नहीं पता मुबशर का। उसने ये नहीं बताया कि मुबशर साहब मेरे साथ थे? नहीं, अच्छा, तो उसने ये नहीं बताया। मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया, मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था, उनका टेलीनार का नंबर था। तो मैं अब वेट कर रही थी कि फ़ारूक भाईजान फ़ोन करें। फिर फ़ारूक भाईजान का फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं आपने नुमान से बात की? मैंने कहा हाँ जी भाईजान मैंने बात की है। तो नुमान भाईजान ने ये बोला है कि मुझे पता ही नहीं उनका। हाँ मेरे तो चाचा को हार्ट अटैक है, मैं अयूब कॉम्प्लेक्स में हूँ। तो कहते ये मैं उसके अब्बू का नंबर सेंड कर रहा हूँ, उसका नाम है शाह रहमान, आप उसके अब्बू को फ़ोन करो कि अपने बेटे को समझाओ कि मुझे मुबशर की इतला दे। उसके बाद फिर कितने देर तक ज़ेरे इलाज रहे आपके खामद वहाँ पे? 1 जनवरी थी उस दिन, सन 2024 का पहला दिन था। हम लोग उसी दिन यहाँ 10:30 बजे 9:30 बजे तक हमें इतला मिली है। हमें फिर आपको पता है घरों में 1 जनवरी को लास्ट ही डेटें होती हैं, तो बच्चों की तनख्वाहें वगैरह भी किसी की भी नहीं, 1-2 बच्चे की आने थे पैसे। तो फिर मैंने पैसे हम लोगों ने बच्चों ने इकट्ठे किए। फिर मेरे एक छोटा बेटा, एक मेरा सबसे बड़ा बेटा मोहतशम अली और जवार मोहम्मद और मैं, हम एबटाबाद 11 घंटे का सफ़र करके रात 1-1:30 बजे हम अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुँचे, नैरो वार्ड में। तो वहाँ वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे और उन्हें 5 दिन हम रहे हैं अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में। फिर वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस पे उन्हें इस्लामाबाद लेके आए। फिर इस्लामाबाद 2 दिन इस्लामाबाद प्राइवेट स्टे किया, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें एडमिशन नहीं मिला, वेंट पे कोई बेड ही नहीं खाली थे, तो ना हमारे इतनी वाकफियत थी। अब अभी ये बताया कि अभी कितने दिन वो फिर 5 दिन, कितने दिन बाद उनका फिर उनको वेंटिलेटर पे हम लाहौर इस जनरल हॉस्पिटल लेकर आए। 5 दिन वहाँ रहे हैं, 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक। 13 तारीख की सुबह 8:30 बजे उनकी डेथ हो गई। हाँ जी। आप कोई पैगाम देना चाहती हैं? यकीनन आला अफसरान भी देख रहे हैं और हमारी जो KPK के जो आला अफसरान हैं, जो IG साहब हैं, यकीनन उन तक भी ये बात पहुंचेगी, तो आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी बेटे, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि या तो जो मेरे मियाँ के साथ किया क्या है इन्होंने, किस तरह उसको बेजुर्म सजाए मौत के कत्ल कर दिया उनको, या मौत के मुंह में। मेरे 7 माशाल्लाह बच्चे हैं, बच्चों के सर से उनके बाप का साया नहीं है और हम लोग बिल्कुल यानी कि बेआसरा हैं, उम्मीदें हमारी टूट गई हैं। तो मैं उस कातिल को बेनकाब करना चाहती हूँ कि उसने किस वजह से, क्यों उसने हमारे साथ ये जुल्म किया है। तो आई रिक्वेस्ट मी कि एक कातिल हमने, एक बंदा जो नॉमिनेट था उसको हमने पकड़वा दिया, अब दूसरे को भी हम कहाँ से उसको, एक जो नुमान है वो आपको जो लगता है वो आप लोगों ने पकड़वा दिया? हाँ जी। और दूसरा फारूक जो मेन बंदा है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपने कहते हैं, FIR में लिख दिया हुआ है ना, लिख नामजद किया हुआ है? नामजद किया हुआ है। हाँ जी। मेरा पैगाम यही है कि बस मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए और हमें वो चेहरा बेनकाब हो, उसने क्यों ये जुल्म किया। उनकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, मेरे मियाँ इतने पोलाइट मिजाज और इतने हलीम मिजाज इंसान थे कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये जी इनकी गुजारिश है, इनकी ये अपील है कि इनके शोहर के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म करने वाले चेहरे बेनकाब हों। जिन लोगों पर इनको शक है, जिनके खिलाफ इन्होंने FIR में नामजद किया है, फारूक नामी शख्स है और नुमान नामी शख्स है, ये दोनों नामजद हैं। नुमान को गिरफ्तार करवा दिया गया है, एबटाबाद पुलिस, मीरपुर थाने की पुलिस ने पकड़ लिया है। अब ये चाहती हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और पता चले कि इनके शोहर के साथ क्या हुआ था, किसने उनको मुबैना तौर पर कत्ल किया, वजह क्या थी, वो पैसा जो उनको मिलना था वो किसके पास है। ये सारे सवालात हैं जो इन लोगों के लिए यकीनन एक कहते हैं ना कि इनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है और इन लोगों की परेशानी भी है और एक वो ऐसा मुअम्मा है जो कि अब तक हल नहीं हुआ। तो ये हमारी भी कोशिश है अपने प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से कि ये मजलूम जो मकतूल की जो ज़ौजा हैं, इनका पैगाम आला हुकाम तक पहुँचाएँ और ये गुजारिश करें कि ये लाहौर में है इस वक्त, जो जुल्म हुआ एबटाबाद में हुआ इनके शोहर के साथ और अभी केस भी एबटाबाद में है, यहाँ से वहाँ जाना ये भी बड़ा एक मुश्किल मसला है इनके लिए। लेकिन गुजारिश यही है इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है वहाँ की, उनसे कि इस केस को मेरिट पर तफ्तीश की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है ये अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स चौकी इंचार्ज हैं, चौकी एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मुबशर हुसैन आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने कहा वो ज़ख्मी हालत में लाए गए, मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ, आप शनाख्त करके मुझे बताएं कि यही आपके वालिद साहब हैं। मैंने कहा जी यही हैं। जब उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीर भेजी, उसके बाद मुझे फ़रूक अंकल की कॉल आई। उन्होंने कहा नुमान को कॉल करके पूछो वो किधर है। फ़रूक अंकल ने मुझे कहा कि बेटा आपके वालिद साहब के साथ बुरा हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है।
कि आप अगर चाहते हो मेरे पे FIR करवाना, मेरे पे भी करवाओ, मगर नुमान को नहीं छोड़ना। मैं उनके साथ ही था, मगर वालिद साहब राजा बाज़ार में ठहरे हुए थे होटल में, और नुमान भी। वहाँ पे इनको कुछ पेमेंट मिली थी, तकरीबन उन्होंने मुझे बताया कि कुछ उनको पेमेंट मिली थी कोई 90,000 के करीब, जो उनके पास थे जेब में कैश। उसके बाद वो नुमान नामी शख्स के साथ, जो उनका पार्टनर है, वो भी फ़रूक का पार्टनर, शटरिंग का ही काम करता है, उनके साथ गए हैं एबटाबाद, और वहाँ पे ले जा के किसी और पार्टी से पैसे मिलने थे। वो जब मिले हैं पैसे, तो उसके बाद इसने बंदे बुलवा के वहाँ पे मरवा के रोड पे छोड़ के भाग गया। ये इंसानियत नहीं है। तो मेरे पे भी FIR करवाओ और उसके ऊपर भी करवाओ। यानी ये फारूक ने ये कहा कि नुमान ने कन्वेंस किया है को मारा है, जी जी, और उनसे पैसे छीने हैं, जी ये सारा मामला जी। तो मैंने उनको कहा कि आप आ जाएं, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं 11 घंटों में जब वहाँ पहुँचा, उनका नंबर बंद, कभी कॉल करें कभी नहीं, कॉल करके बस यही कहें मुझे FIR करवाओ, और अगर आप मेरे पे करवाना चाहते हो मेरे पे करो, मैं भी आ जाता हूँ। मगर वो नहीं आए, ना वो आए ना नुमान आए, जिनके लिए वालिद साहब गए थे। कि ये ऐसी, उनको मैंने कहा ये कैसी इंसानियत है। जब नुमान से मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम, मैं उसको जानता नहीं था, पहली दफ़ा कॉल की है उसको मैंने, तो उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता वो किधर हैं आपके वालिद साहब। मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेरे चाचे को हार्ट अटैक हुआ अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में। मैंने कहा मुझे भी जाहिद हुसैन साहब की कॉल आई है। मैंने ये नंबर जाहिद हुसैन का नुमान को सेंड किया कि आप चौकी में जाके पूछें, मेरे वालिद साहब तो उधर पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे सही तरीके से मामलात का नहीं पता था उस वक्त। तो नुमान फिर गया, जाहिद हुसैन को मिला, फिर उसने मुझे कहा कि वालिद साहब आपके ICU में ही हैं, मैं उनके पास हूँ। मैंने कहा मेरी बात करवाएं। उसने बात नहीं करवाई, नंबर उसके बाद ऑफ़ कर दिया उसने। उसके बाद मुसलसल उसका नंबर ऑफ़ रहा। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, वालिद साहब को मिला हूँ, तो उनकी हेड इंजरी थी। डॉक्टर फातिमा और शहबाज डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेट किया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मामलात हैं, इनको हिट हुई कि एक्सीडेंट है। 5 दिन हम अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में रहे, ठीक है। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर फातिमा से मैंने पूछा कि क्या मसला, उनका इनको हिट किया गया, इनका एक्सीडेंट केस नहीं है। जो पहला टक्कर नहीं, किसी चीज़ से मारा गया, इनके सर पे शदीद वार हुए हैं और 2 पसलियाँ टूट गई, जिसकी वजह से फेफड़ा डैमेज हो गया और बहुत सीरियस हालत है इनकी। FIR में किसको नामजद किया और क्या? मैंने FIR में फ़रूक वल्द अब्दुल रहमान और नुमान वल्द शाह रहमान को नामजद किया। जब मैं आयु हैं फूल नवाज साहब, अच्छा, मीरपुर थाने के, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं नया तैनात हुआ, अच्छा, तो आपकी दरख्वास्त मैंने देखी है, आपका केस कहाँ तक गया है? मैंने कहा अभी तक कोई वर्किंग नहीं, क्योंकि वालिद साहब वफ़ात पा गए 13 तारीख को। तो इस हवाले से मैं अभी 2-3 दिन आप डिले कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुँचूँगा। तो उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद गया हूँ। इस्लामाबाद से IO जो हैं फूल नवाज, वो वहाँ पे आए हैं पिंडी में, मंडी मोड़। वहाँ से फिर हम गए हैं मरी थाने, ठीक है। मरी थाने से हमने 2 बंदे लिए हैं, और फिर हम गए हैं मनसेड़ी ग्रीन सिटी में, जहाँ फ़रूक और वालिद साहब और नुमान रहते थे। वहाँ पे नुमान था, और इसकी निशानदेही मुझे की है फ़रूक अंकल ने। खुद फ़रूक ने निशानदेही, खुद सामने नहीं आया? जी, खुद अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने कहा जब ये पकड़ा जाएगा मैं भी सामने आ जाऊँगा, मगर अभी तक वो सामने नहीं है। अच्छा, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का रवैया कैसा है? फूल नवाज साहब कितनी मदद की है उन्होंने गिरफ्तारी में भी? फूल नवाज साहब के हवाले मैंने 6 दिन पहले नुमान को कर दिया था। उसके बाद मैं लाहौर आ गया। उसके बाद इतने मेरे सोर्सेज नहीं थे कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो कल उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप यहाँ वकील करें या पहुँचें, यहाँ पे आप आएँ और आप आगे खुद इनसे इन्वेस्टिगेशन करें। मैंने कहा मैंने आपको बंदा दे दिया, आप इनकी जिस्मानी रिमांड लें। एक बंदा आपको दे दिया, आप इनका CDR निकलवा लें। एबटाबाद से मरी रेड के लिए खुद पुलिस गई है कि आप लोगों ने कुछ खर्चा वर्चा किया इसमें? जी, मैंने खुद इसमें खर्चा किया। ये तो हमारा सिस्टम है जी, कि एक तो कत्ल मुबैना तौर पर एक नौजवान के वालिद को कत्ल कर दिया गया। किस हालात में, किन लोगों ने कितनी बेरहमी से मारा होगा, क्या मामलात थे? उससे पहले ये बड़ी, वो कहते हैं ना कि तंगदस्ती थी कि इनका अपना पैसा, लुटा हुआ पैसा, वो ही वापस वो शख्स नहीं कर रहा था। दोबारा इनके वालिद जब उस बंदे के साथ जाते हैं, फिर नई कहानी सुनाकर साथ दोबारा कारोबार शुरू करवा लेता है। महीनों तक वो ख्वार करता है। उसके बाद जब रकम मिलने की कोशिश होती है या रकम मिलने की कुछ उम्मीद लगती है, तो फिर ये मुबैना तौर पर अब ये तो तफ्तीश में चीज़ें सामने चाहिए कि फ़ारूक ने उनको कत्ल किया है या फिर नुमान नामी जो शख्स है वो कातिल है मुबैना तौर पर। ये चीज़ें सारी खुलनी चाहिए। अच्छा, अब आप जो नामजद मुल्ज़मान है आपकी नज़र में फ़ारूक और नुमान है, और आप लोग चाहते हैं कि नुमान पकड़वा दिया आप लोगों ने, उसकी तफ्तीश हो? बिल्कुल तफ्तीश हो उसकी, और बाकी
इन्वेस्टिगेशन करके वो फ़रूक को ही पकड़ें, सारा मामला सामने आ जाएगा। सारे सबूत भी मैंने आईओ को दे दिए, वो हम वक्त मेरे से राब्ते में है। अच्छा, क्या ये सबूत आपने दिया है कि जो आप फ़रूक साहब को बता रहे हैं वो उसने खुद कहा है कि नुमान नहीं जी कातिल है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी क्या कहा था रिकॉर्डिंग। फ़रूक ने वैसे? फ़रूक ने कहा था कि नुमान ने ही इनको कत्ल किया, इनको मार के रोड पे छोड़ के भाग गए हैं और इनके कपड़े भी उतार लिए हैं, इनकी हर चीज़ अपने इलाके में लेके गया। वो वहीं का रहायशी है। कहाँ का रहायशी है वो? बालाकोट एबटाबाद। ये जो ये एबटाबाद का रहायशी है जी, उधर का ही रहायशी नुमान। अच्छा, कि ये इंसानियत नहीं है कि तो एक ये अपने इलाके आपने- में ले जाके पैसे भी उसे छीन लेने, उसको मार भी देना और रोड के ऊपर उसको छोड़ के भाग जाना। और जख्मी हालत में जब ज़ख्मी जिस हालत हॉस्पिटल में थे आपके वालिद साहब एबटाबाद में थे, एबटाबाद में। तो वहीं से फिर आप लोग लाए? बिल्कुल उसके वहीं बाद से। फिर उनका इंतकाल जी हुआ। बिल्कुल। ये नाज़रीन सारे मामलात, सब हकायक एक मज़लूम ख़ानदान से हमने जाने हैं और हमने आप तक पहुँचाए हैं। मसला सिर्फ यही है कि हमारे सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है। एक तो जुल्म हुआ एक ख़ानदान पर, एक शख्स पर, और अब वही ख़ानदान इंसाफ का मुतलाशी है। इंसाफ इनको कैसे मिलेगा, क्या मामलात हैं? ये लाहौर में हैं, एबटाबाद भी जाते हैं, फिर वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, फिर वापस आते हैं। अब इनका यही कहना है कि हमें असल हक़ाइक़ के बारे में बताया जाए, असल चीज़ों के बारे में बताया जाए और जो असल कातिल है वो सामने लाया जाए। ये काम इन्वेस्टिगेशन पुलिस का है और हमारी गुजारिश है आला अफसरान से और थाना एबटाबाद मीरपुर में जो केस चल रहा है, इस केस की मेरिट पर तफ्तीश हो ताकि इस मज़लूम ख़ानदान को, उस मकतूल को इंसाफ मिल सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।